बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेक्चर नंबर 18 का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मुझे लगा कि आप बोर हो जाएंगे। लेक्चर 18 थोड़ा सा लंबा भी है, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर बनाया है। ठीक है, जिसको लेक्चर नंबर पार्ट ए समझ नहीं आया वो कमेंट करके पूछ ले, और पार्ट बी देखने से पहले पार्ट ए ज़रूर देखें। अगर आप पार्ट ए नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट बी वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो क्या होगी, कंपेयरिंग अप्रोचेस, ठीक है, और डाटा इंटीग्रेशन, और सिंक्रोनस इंटीग्रेशन, एसिंक्रोनस इंटीग्रेशन। ये जितनी इंटीग्रेशन की अप्रोचेज हैं ये सारी, इनके ऊपर हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपने इस ऊपर वाली सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 18 के पार्ट ए के अंदर पढ़ ली थी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया आपको इनके अंदर पूछ सकते हैं। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस, दूसरे स्टूडेंट्स तक वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि वो घर बैठ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। उनके हालात ऐसे हैं तो आप भी बचें, उनको भी बचाएं, घर बैठ के तैयारी करें। तो आज लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी थी वो गुजर गई हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। Java to Enterprise Edition platform provide the following enterprise integration technologies। ठीक है, मैं सारी बेस के ऊपर नहीं जाऊंगा, यहाँ से ही आगे स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि आपने पार्ट ए सही तरह से नहीं देखा, उसको देख लें। तो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन जो है ये हमें कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। वो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो जावा टू इंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर, जावा मैसेज सर्विस, JDBC API, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी API। ठीक है, ये कुछ मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। 3 तरह के टेक्नोलॉजीज़ इसमें डिस्कस किए हैं। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं यूज़ करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन करने की वजह क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लेक्चर नंबर 18 के पार्ट ए में देखेंगे और समझेंगे भी। वहाँ से आपने देख लेना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जावा टू इंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर, ये पहली टेक्नोलॉजी जो पीछे उसने 3 टेक्नोलॉजीज लिखी हैं ये वाली, ठीक है, उसके अंदर हम पहली टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जावा टू इंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर, a standard architecture for integrating Java to Enterprise Edition application with existing information system and application। ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, यानी कि आप समझ लें कि जो डिफ़ॉल्ट या ऐसा आर्किटेक्चर जो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर एम्बेड किया जा सके, हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर उसको इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कम से कम जो है वो कुछ सीखना पड़े, कुछ और साथ नई चीज़ लगानी पड़े, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। तो ये जावा टू इंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर जो है ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। आप किसी भी इंटरप्राइज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। It enables adapter for external enterprise information system to be plugged into Java to Enterprise Application Server। ठीक है, अगर इसमें एक ये भी फीचर भी है कि आप जो एक्सटर्नल आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको भी आप जो है वो एक प्लगइन के थ्रू जो है वो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप इनको प्लग इन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर। कोई भी हमारे पास इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम उसको किसी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके बाद लिए हमारे पास कनेक्टर आर्किटेक्चर होता है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैन देन बी डेवलप यूजिंग दीज अडाप्टर। ठीक है, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं वो इनके जरिए डेवलप की जाती हैं। किन के जरिए? ये जो कनेक्टर्स होते हैं, ये जो कनेक्टर हैं जिनके साथ इंटीग्रेट किया जाता है, इनके साथ डेवलप की जाती हैं।
Adapters must and manage secure, transactional, and scalable integration with information system. Adapters supports and manage secure, transactional, and scalable integration information system. Adapter जो है वो सिक्योर भी होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं उनको भी सिक्योर रखते हैं और इनकी जो इंटीग्रेशन वो स्केलेबल होती है। इसका मुराद ये है कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, कोई भी आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसके साथ ये इजीली एम्बेड हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। Version 1.0 and version 2.0 support synchronously and asynchronously integration respectively। ठीक है, कनेक्टर आर्किटेक्चर जो है इसके दो वर्जन है, एक सिंक्रोनस इंटीग्रेशन है और एक है सिंक्रोनस इंटीग्रेशन। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे आगे चल के। जावा मैसेज सर्विस। जावा मैसेज सर्विस क्या होता है? स्टैंडर्ड जावा एपीआई डिफाइंड फॉर एंटरप्राइज मैसेजिंग सिस्टम। एक स्टैंडर्ड जावा की एपीआई जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो मैसेजिंग है, जो आपने सर्वर के दरमियान, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम या यूज़र के दरमियान जो मैसेज हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जावा मैसेज सर्विस के थ्रू होती है। यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजिंग सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजिंग सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट टाइप मैसेजिंग सिस्टम है, उनके ऊपर भी यूज़ होते हैं, या मुख्तलिफ टाइप के जावा एंटरप्राइज एडिशन इन्वायरमेंट के अंदर आपने अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसके अंदर भी जावा सर्वर मैसेज सर्विस यूज़ होती है। जावा मैसेज सर्विस प्रोवाइड APIs to enable existing application to connect with enterprise application. Java message service provide APIs to enable existing application to connect with enterprise application. जावा जो मैसेज सर्विस है ये API क्या करती है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को इंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने की मदद देती है। यानी एक इंटरप्राइज बना हुआ है आप पहले से भी है और एप्लीकेशन अब आपने बनाई है, अब क्या करते हैं आप उन दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो जाहिर बात उन दोनों को इंटीग्रेट करना है तो उनके दरमियान कोई मैसेज पासिंग तो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए। उस कम्युनिकेशन के लिए, उस कनेक्शन के लिए JMS यूज होती है, जावा मैसेज सर्विस। वंस कनेक्टेड application can create messages and communicate synchronously with one or more peer application। जब आप एक दफ़ा इसको कनेक्ट कर लेंगे जावा मैसेज सर्विस के थ्रू तो फिर आप जो है आप मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड और रिसीव करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट मैसेज है वो सेंड कर रहे हैं मोबाइल से। इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्यूरी है, आपका जो प्रॉब्लम है, आप उसको सर्च करने के लिए इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है जी, वो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, वो जावा मैसेज सर्विस के थ्रू जाती है। और एक टेक्नोलॉजी JDBC API, स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फॉर इंटीग्रेशन विद रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे डेटाबेस जिनके अंदर सारे का सारा काम टेबल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो टेबल जो रिलेशनल होते हैं, रिलेशन होते हैं, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, उनके अंदर जो API यूज होती है उसको JDBC API कहते हैं। J फॉर जावा, D फॉर डाटा, B फॉर बेस, C फॉर कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी API, ये जावा डेटाबेस बेस कनेक्टिविटी API जो है ये इंटीग्रेशन के लिए भी यूज होती है। तो जावा एप्लीकेशन यूज दी JDBC API फॉर, किस लिए ये जावा एप्लीकेशन JDBC API किस लिए यूज करती है? ऑब्टेन डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस के ऊपर आपने कोई, अगर आपने वहाँ से कोई डाटा लेना है तो जाहिर बात है वहाँ पे आपका उसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो जब तक आपका और डेटाबेस के दरमियान कनेक्शन नहीं होगा, आपके एप्लीकेशन का और डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होगा, तो आप कोई भी काम उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसके बाद रिट्रीविंग डेटाबेस का, जब आपके पास कनेक्शन बन जाता है आपके एप्लीकेशन का और डेटाबेस के दरमियान, फिर आप उसके ऊपर जितने डेटाबेस के ऊपर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनको आप फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग डेटाबेस क्यूरीज, जितनी डेटाबेस क्यूरीज हैं, सिलेक्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है,
इंसर्ट की क्यूरी है, डिलीट की क्यूरी है, जो भी करंट एप्लीकेट क्यूरीज हैं, करंट क्यूरीज होती हैं, सी फॉर CRUD करंट, सी क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। ये क्यूरीज हैं डेटाबेस की बेसिक क्यूरीज होती हैं। इन बेसिक क्यूरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर चला सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं, यानी कि आपने कोई क्यूरी चलाई और आपको पता है ये ऐसी क्यूरी है जो बार बार चलती रहती है, तो ऐसा होता है ये कि उस क्यूरी को ना एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया जाता है, और जब भी आपको बंदा एक दफ़ा उसको चलाता है वो स्टोर प्रोसीजर के अंदर सेव हो जाती है। नेक्स्ट टाइम को बंदा आता है तो डाटाबेस तक नहीं जाता, वो स्टोर प्रोसीजर से ही उसी क्यूरी का रिजल्ट हासिल कर लेता है। इससे थोड़ी डाटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद परफॉर्मिंग अदर डेटाबेस फंक्शन, और उसके अलावा डेटाबेस के अंदर जितने फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, उसके बाद जॉइन का ऑपरेशन है, उसके बाद इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, यूनियन का ऑपरेशन है, जितने ऑपरेशन है वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डिज़ाइन अप्रोचेज आर फॉलोस। ठीक है, जितनी जो पीछे हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। वो टेक्नोलॉजीज जो होती हैं एसिंक्रोनस इंटीग्रेशन, एसिंक्रोनस इंटीग्रेशन, कंपेयरिंग अप्रोचेज, डाटा इंटीग्रेशन। सिंक्रोनस इंटीग्रेशन क्या होती है? इट इज़ ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन मॉडल बिटवीन जावा टू एंटरप्राइज एडिशन एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम और यूज़र के दरमियान एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम करती है। यहाँ से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, वहाँ से वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसको कहते हैं सिंक्रोनस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अचीव्ड थ्रू EIS-API रिमोट मेथड। तो ये सिंक्रोनस इंटीग्रेशन किसके थ्रू होती है? APIs के थ्रू। EIS इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो APIs है उनके रिमोट मेथड को यूज़ करके ये इंटीग्रेशन होती है। एप्लीकेशन can use remote method for enterprise information processing। एप्लीकेशन जो है वो रिमोट मेथड यूज़ करती हैं किसी किस्म की प्रोसेसिंग करनी हो, जो भी इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है उसके लिए वो रिमोट मेथड यूज़ होते हैं। सिंक्रोनस इंटीग्रेशन लीड्स टू टाइट कपलिंग बिटवीन जावा टू एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंक्रोनस जो है ये दो एप्लीकेशन के दरमियान जस्ट हो रही होती है, ठीक है जी, और टाइट कपलिंग होती है, दूसरा बंदा जो है इसको नहीं एक्सेस कर सकता। उसके बाद है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूजिंग सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूजिंग सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। जितने सिंक्रोनस प्रोटोकॉल हैं, ट्रांजैक्शन हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है और जितनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो सारी भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही होती है। किसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू? सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी सिंक्रोनस इंटीग्रेशन, इसके थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आप काम है उसको श्योर कर सकते हैं और प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकते हैं। Asynchronous integration, message passed communication between a Java to Enterprise Edition application and Enterprise Information System। मैसेज की जो कम्युनिकेशन है वो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन और एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन सिंक्रोनस के अंदर क्या होती है इंटीग्रेशन और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यानी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा, नहीं भेजेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ के अंदर मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि आप मैसेजेस को भेजेंगे फिर वो आपको मैसेज भेजेगा, इस तरह करके। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सिंक्रोनस इंटीग्रेशन। ये सिंक्रोनस इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, क्यू बेस्ड होती है और एक पब्लिक सब्सक्राइब मैसेजिंग होती है। क्यू बेस्ड को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यू बेस्ड इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट क्यू। एप्लीकेशन सेंड मैसेज इन क्यू एंड रिसीवर रिसीव इट फ्रॉम ए क्यू। ठीक है जी, जो रिसीवर है उसको एक क्यू मिलता है, उसके अंदर जैसे जैसे उसको जो मैसेज आते जाते हैं वो उसको रिसीव करता जाएगा। जो मैसेज पहले आया है उसको पहले पढ़ेगा, जो बाद में आया उसको बाद में पढ़ेगा। क्योंकि पब्लिश सब्सक्राइब एप्लीकेशन पब्लिश ए मैसेज इन द टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो मैसेज होते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होते हैं। जो
क्यू बेस होता है, उसके अंदर जितने आप मैसेज हैं वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे एक ही क्यू के अंदर आ जाते जा रहे हैं। पब्लिश सब्सक्राइब के अंदर क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके लिए एक स्पेसिफिक क्यू होगा, उसी के अंदर जो है उससे रिलेटेड जो है मैसेजेस हैं वो सारे शो होते रहते हैं। समझ आ गई है यहाँ तक आपको? अगर कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें, ठीक हो गया। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डिजाइन अप्रोचेस। Asynchronous integration. In asynchronous integration, an application and an EIS are said to be loosely coupled. सिंक्रोनस के अंदर क्या होता था, ये टाइट कपल होते थे, ठीक है जी, यानी जस्ट दो लोग कम्युनिकेशन कर सकते थे, जो चीज़ें कम्युनिकेशन होती थी ये जो है ये लूज कपल्ड है, ठीक है, क्या है, लूजली कपल्ड। एंड अलॉन्ग विद मैसेज सिस्टम एंड सब्सक्राइबर इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, मैसेज सर्विस और पब्लिश सब्सक्राइबर के लिए के थ्रू ये दो तरह की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं, दो तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड करती हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जितनी मैसेज राउटिंग, जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं वो वाले, उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद रिलायबल मैसेज डिलीवरी, यानी मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन के अंदर रखनी है। उसके बाद मैसेज प्रायोरिटी एंड ऑर्डरिंग, ठीक है जी, ऑर्डरिंग मैसेज की, कौन सा मैसेज ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले सेंड किया जाए, किस मैसेज की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, जिस मैसेज की प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले भेजा जाएगा। और मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेज की ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके अंदर होगी। ठीक हो गया जी। आगे चलें, अप्रोचेज। ये जो अप्रोचेज हम पीछे पढ़ रहे थे, मैसेज राउटिंग, ये जो सारी पढ़ी हमने इनकी हम डिटेल देते हैं। मैसेज राउटिंग क्या होता है, मैसेज राउटिंग ऑल मैसेजेस पास थ्रू ए सिंगल राउट, सारे मैसेज जो हैं वो सारे एक स्पेसिफिक राउट के थ्रू सेंड किए जाते हैं, एक ही तरीके से, यानी एक ही राउट उनके लिए बनाया जाता है और उसी राउट के ऊपर वो सेंड या रिसीव हो सकते हैं जितने मैसेजेस होते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ऑल मैसेजेस ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म एन एटॉमिक यूनिट, ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, जितने मैसेजेस उनको एक ही ग्रुप बना के सेंड या रिसीव किया जाता है, एक यूनिट एटॉमिक यूनिट बनाया जाता है, एक ही यूनिट बना के ग्रुप बना के उसके अंदर उसको मैसेजेस जितने हैं सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है। उसके बाद रिलायबल मैसेज डिलीवरी का मतलब ये है एग्जैक्टली वंस वर्सेस एट मोस्ट वंस डिलीवरी, एक टाइम पे एक ही मैसेज डिलीवर होगा, जब तक वो डिलीवर नहीं होता नया मैसेज या पीछे से कोई और मैसेज नहीं आ सकता। एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा तो ही दूसरा मैसेज है वो एक्टिव होगा, यानी वो सेंड करने के लिए उसको भेजा जाएगा। मैसेज प्रायोरिटी एंड ऑर्डरिंग, प्रायोरिटी एंड ऑर्डरिंग इज असाइन टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, कौन सा मैसेज जो पहले भेजना है इसको, वो जो मैसेज होते हैं उनको प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है, ये इसकी प्रायोरिटी हाई है इसको पहले सेंड करें, इसकी प्रायोरिटी लो है इसको जो है सबसे एंड पे सेंड करें, इसकी प्रायोरिटी जो है वो एवरेज है, ना हाई है ना लो है, दरमियान में, यानी पहले आप हाई प्रायोरिटी वाले मैसेज सेंड कर लें, फिर एवरेज प्रायोरिटी वाली मैसेज सेंड कर लें, फिर लो प्रायोरिटी वाले मैसेज सेंड कर लें। इसी तरह ये सेंडिंग होता है और रिसीविंग के अंदर भी यही होता है, कौन सा मैसेज है वो पहले रिसीव करना है, कौन सा मैसेज जो दरमियान में रिसीव करना है, कौन सा मैसेज जो एंड पे रिसीव करना है। मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेज इज ट्रांसफॉर्म टू प्री डिफाइंड रूल का स्कीमा, यानी का मतलब ये है कि जो भी आप मैसेज सेंड या रिसीव करते हैं वो एक स्पेसिफिक जो है ना उसका रूल होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होना चाहिए, उसी रूल के ऊपर जो मैसेज लिखा जाए उस रूल को फॉलो करके, अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। तो इसका तरीका यही है कि मैसेज जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कंपेयरिंग अप्रोचेस, कंपेयरिंग अप्रोचेस क्या होता है, क्या इसके अंदर क्या होता है जी, अलॉन्ग विद डिसीजन ऑफ सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस इंटीग्रेशन वी नीड टू कंपेयर, अब हमने कंपेयर करना है, जितनी हमने पीछे अप्रोचेस पढ़ी हैं, सिंक्रोनस अप्रोच जो है उसको हमने चूज करना चाहिए या एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी जो है उसको हमने इंटीग्रेशन के लिए चूज करना है। तो ये डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स ये हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड, हमें किस तरह की सर्विस चाहिए, उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, मैसेज जो है वो टाइटली कपल्ड होने चाहिए या लूजली कपल्ड होने चाहिए, एप्लीकेशन थ्रूआउट कैसी है, किस एनवायरनमेंट के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर सिंक्रोनस इंटीग्रेशन बेहतर रहेगी या एसिंक्रोनस एप्लीकेशन जो है वो ठीक रहेगी। उसके बाद ट्रांजैक्शनल में इंटीग्रेशन, ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे मैनेज हो सकती है इसके अंदर, वो हमने सही डिटेल से देखना है।
क्योंकि जब आप चूज कर लेंगे फिर बाद में आप इसको चेंज करना बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए पहले से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी अप्रोच जो है उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद प्रोग्रामिंग मॉडल कम्प्लेक्सिटी, कौन सी जो है कम्प्लेक्स जो आपने जिसके अंदर आपने इंटीग्रेट करना है उस एप्लीकेशन की क्या वो कम्प्लेक्सिटी क्या है, किस लेवल तक वो उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अगर फ्यूचर में उसको चेंज करना पड़ जाए तो क्या वो इजीली चेंज हो जाएगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, ये जहन में रखने चाहिए। जो भी अप्रोचेज हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, आगे चलें। डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है? जावा टू एंटरप्राइज एडिशन कंपोनेंट मॉडल में नीड टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक है जी, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर डाटा जो है वो जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसके साथ जो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। कैसे? एग्जिस्टिंग डाटा जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिलेशनल फॉर्म में हो सकता है, यानी रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हो सकता है। ऐसे डाटाबेस जो टेबल के अंदर होते हैं, टेबल फॉर्म की सूरत में बने होते हैं। उसके बाद हायरार्किकल होते हैं या ऑब्जेक्ट बेस होते हैं या लेगेसी सिस्टम होते हैं। यानी किसी भी डाटाबेस जो है वो किसी भी डाटाबेस से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनल है, चाहे हायरार्किकल है, चाहे ऑब्जेक्ट बेस है, चाहे लेगेसी है। ठीक है जी, किसी भी तरह के हैं उनको हम डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक व्हेन एग्जिस्टिंग डाटा इज ह्यूज एंड स्कीमा इज कम्प्लेक्स। ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जो आपने जो इंटीग्रेशन करनी है वो डाटा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। ठीक है जी, उसको कम्प्लेक्स इंटीग्रेट करते हुए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, बहुत सारे लोग भी चाहिए और टाइम बहुत सारा चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने जब भी इंटीग्रेशन करनी। तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि दूसरा, एक तो एग्जिस्टिंग डाटा ह्यूज होता है और दूसरा इशू ये स्कीमा कम्प्लेक्स, यानी उसका जो रूल्स है, उसके जो सिंटैक्स हैं डाटाबेस के अंदर जो आपने बनाए हुए हैं, टेबल्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं उनको समझना, फिर उनको नए एप्लीकेशन या नए इन्वायरमेंट के मुताबिक बनाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। JDBC API इज रिकमेंडेड फॉर RDBMS। तो ये जो हमने पीछे में टेक्नोलॉजी पढ़ी थी JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी API, ये जो है ये रिलेशनल डाटाबेस के लिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि वहाँ पे ये इजीली इंटीग्रेट भी हो जाती है और अगर फ्यूचर में इसके अंदर हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो वो ईजिली हो सकती है। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर फॉर नॉन रिलेशनल एंड लेगेसी सिस्टम। इसके अलावा हमने जितने रिलेशनल डाटाबेस पढ़े हैं, हायरार्किकल, ऑब्जेक्ट बेस, लेगेसी, ठीक है, उनके लिए हम जो है वो जावा टू एंटरप्राइज कनेक्टर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, नहीं याद तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमने पढ़ा होगा कनेक्टर आर्किटेक्चर, शायद हमने ये कनेक्टर आर्किटेक्चर ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। किस लिए होता है? ये एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन के लिए होता है। समझ आ गई आपको? नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ रहे थे ये वाली चीज़ डाटा इंटीग्रेशन होगी। इससे आगे चलते हैं तो डाटा ये जो पीछे हमने सारी चीज़ पढ़ी है उसको उसने एक डायग्राम के अंदर समझाया है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डिज़ाइन अप्रोचेस। ये वेब क्लाइंट है, ये एप्लीकेशन क्लाइंट है, मतलब ये वेब के थ्रू आपके सर्वर के ऊपर आ रहे हैं, ये एप्लीकेशन थ्रू आपके सर्वर पे आ रहे हैं। ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, ये भी आपका एप्लीकेशन सर्वर है। ये दोनों एप्लीकेशन आपस में कनेक्टेड हैं, सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये किसके लिए कनेक्टेड है? JMS। JMS क्या होता है हमने पीछे पढ़ा है, जावा मैसेज सर्विस। जावा मैसेज सर्विस जो है ये सारे इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से जो इनकी रिक्वेस्ट आती है वो इस पे पास नहीं है तो इसके पास भेजेगा, इसके पास नहीं तो इसके पास भेजेगा। ये सारे डाटाबेस है, ये रिसोर्स अडाप्टर है, ये JDBC ड्राइवर रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है जी, ये एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम C है, ये एंटरप्राइज है, ये डाटाबेसेस हैं, ये JDBC ड्राइवर है, ये रिसोर्स अडाप्टर है। जो आपने इंटरप्राइज पे भेजना है उसके लिए रिसोर्स अडाप्टर चाहिए। आपने रिलेशनल डाटाबेस पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए JDBC ड्राइवर चाहिए। तो मुख्तलिफ सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए JMS प्रोवाइडर चाहिए। आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, ये आगे भेजता है, इसके पास नहीं है तो आगे भेज देता है इसके के पास।
ये सर्वर आगे इनके पास भेजता है और ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। कोई भी जो भी रिस्पांस आता है, जो भी रिक्वेस्ट मिलती है, यूज़र ने क्वेरी भेजी होती है वेब ब्राउज़र से या एप्लीकेशन के थ्रू, उनको वापस रिस्पांस देते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 का पार्ट ए हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, पिछली वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 18 का पार्ट बी देखा है और पार्ट बी के अंदर हमने इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर ये टेक्नोलॉजी जो हैं वो कैसे बेहतर हो सकती हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाया जा सकता है तो कैसे करवाया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए कौन सा डेटाबेस बेहतर रहेगा, रिलेशनल डेटाबेस ठीक रहेगा, हायरार्किकल रहेगा या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस रहेगा या लेगेसी डेटाबेस होगा, किस तरह का डेटाबेस जो है वो चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो ये आपने जब अप्रोच सेलेक्ट करनी है, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट करने से पहले आपने उसके एडवांटेजेस पढ़ लेने हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेने हैं। जब आपने इंटीग्रेट करना है, पुरानी एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट क्या है, वो किस प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर बनी हुई है, जो नई एप्लीकेशन जिसके साथ आपने इंटीग्रेट करना है वो किस प्रोग्रामिंग मॉडल के बनी हुई है, किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो इन दोनों की जो कम्युनिकेशन होगी वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगी, कौन से प्रोसीजर के थ्रू हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो इनमें से दोनों में से जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो कौन सी बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें तक हमने पढ़ी हैं। तो आपको अगर तक अभी तक कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को आखिरी बात बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। और आखिर में मेरा मैसेज है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।